अब 2006 से चलते चलते 26 चल रहा है और 2006 में जब घोषणा हुई तब तो मैं धर्मशाला का विधायक भी नहीं था, मैं तो बैजनाथ से विधायक था। बजट को देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ कि बढ़ने की बजाय बजट घटाया गया। तो इस पे आपकी क्या राय है? मैं तो आज भी किसी से कह रहा था कि जब झूठ ही बोल रहे थे शुरू से, तो इस बार जो बचा था पैमाना उसको छलक देने देते और झूठ कह देते। कौन पूछ रहा है? तो बस 45,000 करोड़ रुपया आया तो उसका किया क्या आपने? मुख्यमंत्री जी ने अंदर कहा कि देखिए जनगणना पुरानी है, नई शुरू हुई है, तो बीच में मैं चाहता हूँ ये 5% में ओबीसी को लाभ मिले। अगर ओबीसी को लाभ देना है आपने तो उसमें शब्द लिखना चाहिए था। ओबीसी का तो शब्द ही नहीं लिखा उसमें। नमस्कार, दी न्यूज रीड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका ठाकुर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, विधानसभा में किन किन मुद्दों को लेकर के जो है आप आए हुए हैं और कितनी अब तक उन पर कार्रवाई हो चुकी है? देखिए ऐसा है कि एक नई प्रथा शुरू हुई पिछले सत्र से, जो पहली बार हमने देखी कि जो भी प्रश्न उठाए जाएं, लगाए जाएं, या तो उनके उत्तर आते नहीं कि सूचना एकत्रित कर रहे हैं, और सूचना आती भी है तो उसमें आंकड़े ठीक नहीं आ रहे हैं। इस बार भी चाहे वो शिक्षा से संबंधित थे, रोजगारों से संबंधित थे, आज भी प्रश्न करणमूलक आधार पर जो है लंबित मामले उनके ऊपर था। ऐसे ही प्रदेश के अनेक विषयों के ऊपर जो है वो सूचना ही नहीं आ रही सदन के अंदर, और कोई गंभीरता सरकार की देखने को मिल नहीं रही है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि उदासीन सा रवैया पूरे सत्र के दौरान रहा है, जो कि पहले देखने को मिला नहीं। इस विधानसभा में हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा प्रचलन रहा नहीं है। कम से कम सूचना तो आनी चाहिए, और पिछली विधानसभा सत्र में तो ऐसा भी हुआ कि सरकार कह रही सूचना नहीं, विधायकों ने सूचना के अधिकार का जो कानून है उसके अंतर्गत पहले सूचना लेकर के रखी थी, वो सभा पटल पर रखनी पड़ी। तो ये हालात हैं जो कि प्रदेश के लिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इसलिए जहाँ तक विषयों की बात है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी कहना चाहूँगा कि ये कोई ऐसी उम्मीद जनता ना रखे कि हाँ विषय उठेगा और उसके ऊपर कोई न्याय की बात होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा काफी समय से पेंडिंग है। सदन में सीएम ने कहा कि अगर सेंटर जो है पानी और बिजली का बिल दे देता है तो मैं फॉरेस्ट के जो पैसे हैं वो दे दूंगा। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, देहरा विधानसभा क्षेत्र में भी कैंपस बन रहा है, साउथ कैंपस। वहाँ पानी बिजली किसने दिया? इन्हीं मुख्यमंत्री ने अब दिया। और ये जब इस प्रकार के संस्थान प्रदेशों में दिए जाते हैं केंद्र द्वारा, ये कुछ सेट नॉर्म्स हैं और उनकी अनुपालना आपको करनी होती है। ये सिर्फ धर्मशाला का नॉर्थ कैंपस के लिए कोई प्रणाली क्यों करेगा? और केंद्र भी पूरे देश की दृष्टि से ही उस कैंपस को देखेगा, वो भी ऐसा क्यों करेगा? यहाँ करेगा तो उसको सब जगह देश में करना पड़ेगा। तो ये केवल मात्र टालने का प्रयास है, और इस सरकार से उम्मीद भी नहीं है। जब बनना होगा तब बनेगा, क्योंकि पैसा तो केंद्र ने दिया हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि बड़े छोटे दिल की बात मुख्यमंत्री ने की है, जो कि अ, सिर्फ मुझे लगता है इसलिए की कि भाई राजनीतिक द्वेष के चलते लोगों ने अगर वोट मुझे दे दिया है, तो वोट तो जनता तो सबकी है और मुख्यमंत्री के तो सब है। जब आप मुख्यमंत्री बन गए, जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। उस दृष्टि से उसको देखना चाहिए था, क्योंकि इतना लंबा अरसा हो गया है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है कब से 2006 से 2006 में रिज मैदान पर इसकी घोषणा हुई। अब 2006 से चलते चलते 26 चल रहा है, और 2006 में जब घोषणा हुई तब तो मैं धर्मशाला का विधायक भी नहीं था, मैं तो बैजनाथ से विधायक था। ये तो मुद्दा तब उठा जब मैं आया, और ये भूमि भी नहीं थी, ये भूमि भी मेरे आने के बाद चिन्हित हुई। लेकिन हमने लोगों से कहा है कि एक बार फिर केंद्र सरकार से बात करेंगे कि कोई अगर ऐसा हल निकल सकता हो स्टॉप गैप अरेंजमेंट का, तो केंद्र हस्तक्षेप इसमें करे, और ताकि जो है कार्य शुरू हो। कुछ स्कूल जो मर्ज किए गए हैं, धर्मशाला की ही बात करें, जो बॉय और स्कूल जो है, बॉय और गर्ल्स स्कूल जो मर्ज किया गया था, तो गर्ल्स स्कूल की बच्चियां पिछले 3 दिनों से जो है सड़कों पे धरना कर रही हैं। उनका ये कहना है कि हम बॉय स्कूल नहीं जा सकते, वहां पे सेफ्टी नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो वो मर्ज हुआ है गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल में,
अगर वहाँ धरातल पर आप जाकर के देखेंगे तो गर्ल्स स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फार बेटर है बॉयज़ स्कूल से। मेरी भी बच्चियों से बात हुई, उनके अभिभावकों से भी बात हुई और बच्चियों ने ही मुझे सारे पॉइंट्स मैंने उन्हीं को कहा कि बच्चे तुम ही बताओ क्योंकि पढ़ना तुमने है कि चाहते क्या हो? तो मर्जर से भी दिक्कत कोई होती नहीं उनको। दिक्कत उसमें क्या है कि वो बॉयज़ स्कूल की जो पेरिफेरी है उसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 वहाँ पर पूरे लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है। दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस साथ में है, वहाँ के बच्चे भी वहीं अंदर होते हैं। अब अभिभावकों की चिंता है कि हम तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ बच्चों को भेजते थे। दूसरा ये है कि जब आपने मर्जर किया है, तो आपने मर्जर से पहले बॉयज़ स्कूल को कर दिया सीबीएसई, ये एचपी बोर्ड है। अब बच्चा यहाँ से जाएगा वहाँ सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में सरकार के पास अभी अध्यापक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है 10 महीने के लिए टेम्परेरी 30,000 रुपये रख लूँगा। अब वहाँ पर कब जो है वो शिक्षा शुरू होगी, पढ़ाई शुरू होगी। बच्चे तो यहाँ तक कहते हैं कि ठीक है हमें जो है वो को-एजुकेशन से भी कोई शिकायत नहीं है, उसको सीबीएसई रहने दें। इसको को-एजुकेशनल कर दें, इसको एचपी बोर्ड रहने दें, ताकि कम से कम हमारा ये वर्ष तो बच जाए और एक परिवेश के अंदर बच्चा जो है ना, वो साइकोलॉजिकली एडजस्ट हो जाता है जहाँ पढ़ रहा होता है। अगर आप बार-बार छेड़-छाड़ करेंगे, तो उसकी निस्संदेह रूप से पढ़ाई पर असर पड़ेगा। उसको देखते हुए सरकार को अभी भी न केवल धर्मशाला गर्ल्स स्कूल को देखते हुए, अन्य जगह भी जहाँ गर्ल्स स्कूल का मर्जर किया है, वहाँ पर इस फैसले को वापस मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? लोग अदालत में जाएँगे। अदालत में जाएँगे तो आपके 2, 3, 4 महीने निकल जाएँगे। बच्चे का आधा सेशन निकल गया। तो आप जो है फिर न्याय नहीं कर रहे। या तो उनको पहले पूछ लेते। आप देखिए अगर ये निर्णय करना था सीबीएसई का मर्जर का, आप एक दिन बोलते कि जो स्कूल के अंदर अभिभावक हैं, टीचर हैं, बच्चे हैं, वो सरकार को आज से 5 दिन बाद सब एक दिन बता दें कि भई क्या मत है आपका। तो एक जनरल रेफरेंडम आ जाता आपके पास, आपको पता लग जाता कि क्या करना है, क्या ठीक है, व्यवस्था चल क्या रही है। मुझे लगता है कि अब इतना वो 1932 का स्कूल है। अब उस स्कूल में लैब की दृष्टि से लैब बनी है, क्लासरूम की दृष्टि से क्लासरूम बने हैं। अंदर खाते आप तैयारी चला रहे हैं, टूरिज़्म को दे देंगे क्योंकि लोकेशन ऐसी प्राइम है। तो जब टूरिज़्म को दे देंगे तो टूरिज़्म की जो बिल्डिंग बनती है, वो तो उसके हिसाब से ही उसका आर्किटेक्चर होगा, ना कि स्कूल की लैब और क्लासरूम के हिसाब से होगा। तो ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है और इसके लिए ठीक है अब सरकार की तरफ से तो कोई उम्मीद है नहीं लेकिन अब देखते हैं न्यायालय का रुख करके कि क्या फैसला आता है। बीजेपी रिजर्वेशन फॉर्मूला को जो है वो गलत बता रही है, ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी रिज़र्वेशन फ़ॉर्मूला को गलत नहीं बता रही। बीजेपी तो ये कह रही है कि जो 5% आपने पंचायती राज एक्ट से बाहर जा कर के कह दिया, डिप्टी कमिश्नर को पावर दे दी कि आप पंचायत का सदस्य है, प्रधान है, उप प्रधान का पद है, पंचायत समिति है उसका सदस्य है, पंचायत समिति का चेयरमैन है, जिला परिषद का मेंबर है, जिला परिषद का अध्यक्ष पद है। 5% की हम आपको पावर देते हैं कि आप उसमें बदलाव कर दें, जो कि एक्ट में ही प्रोविज़न नहीं है। मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? अब कुछ लोग कह रहे हैं अपने मित्रों को करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं करना चाहते। नोटिफ़िकेशन निकाली इसलिए है कि लोग दोबारा अदालत में चले जाएँ और पंचायती राज है जो चुनाव है वो फिर से डेफर हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने अंदर कहा कि देखिए जनगणना पुरानी है, नई शुरू हुई है, तो बीच में मैं चाहता हूँ ये 5% में ओबीसी को लाभ मिले। अगर ओबीसी को लाभ देना है आपने, तो उसमें शब्द लिखना चाहिए था। ओबीसी का तो शब्द ही नहीं लिखा उसमें। वो तो 5% में सारे आ गए। ओबीसी को देना था तो ओबीसी लिखते और ओबीसी को देना था तो आप पर शक ये है, आरोप है उन पर कि आपने शहरी निकायों की अधिसूचना निकाली है वार्डों की, वहाँ क्यों नहीं 5% आपने डिप्टी कमिश्नर को लिखा? तो ये सिर्फ़ ये चाहते हैं कि चुनाव भी जैसे सैलरी डेफ़र हो रही है, फैसले डेफ़र हो रहे हैं, तो ये चुनाव भी डेफ़र हो, किसी को कुछ देने की मंशा नहीं है उनकी। आपको ये नहीं लगता कि ये जो विधानसभा का सेशन चला हुआ है, सिर्फ बहस तक रह गया है, कोई निर्णय सामने नहीं आ रहे हैं?
दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है और बड़ी गंभीरता से लगता है कि जिस चीज़ के लिए विधानसभा बनी है, उसके ऊपर कोई चर्चा हो नहीं रही। और ये ठीक है कि सदन जो है सत्ता पक्ष को चलाना है, लेकिन उस तरफ से अगर गंभीर विषय आएँगे, तो विपक्ष भी घिर जाता है। आप विपक्ष को मौका देते क्यों हैं? तो ये सरकार की तरफ से कमी है। क्या गंभीरता तो आपको निर्णय में भी नज़र नहीं आएगी। अब वो टोल के आपने बैरियर नीलाम कर दिए। अब जब हो हल्ला होने लगा है तो विधानसभा में कह दिया कि वापस लेंगे। नोटिफ़िकेशन आपने कर दी थी, अब डिनोटिफ़ाई आपने किया नहीं है। तो इसी तरह से जो स्कूलों का मर्जर है, सीबीएसई का फैसला है, इसी तरह से चाहे आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी है, पेंशनर है, बाकी लोग हैं, सभी तरफ जो है वो एक ऐसा माहौल है कि स्पष्टता नहीं किसी बात की, निर्णय की भी नहीं, पता ही नहीं है कि सरकार चाहती क्या है, बोला क्या है, होना क्या है। तो जब ऐसी परिस्थिति होगी और विधानसभा के अंदर जब आप बजट अभिभाषण के अंदर ही झूठ लिख देंगे और लगातार लिखेंगे उसको, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब तो समय हो गया, अब तो अगली बार पूरा बजट भी नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो उससे फिर लोगों का मन उठ जाता है, लोगों का ही नहीं, मैं तो अपनी बात करूँगा कि चुने हुए प्रतिनिधि भी देखता है कि भई ये चल क्या रहा है? मतलब कि जो चाहते थे वो तो हो नहीं रहा। जब गंभीरता ही नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसे सत्र का भी वित्तीय बोझ है प्रदेश के ऊपर, जहाँ अन्य चीज़ों का वित्तीय बोझ की बात करते हैं। आप इसको ही कर लेते, आप ऑनलाइन कर लेते, वीसी से कर लेते। जी। आप क्यों टीए, डीए हुँ। आना-जाना, रहना, कागजी खर्चा, इसको भी बचा लो, जब होना ही कुछ नहीं है। फिज़िकल अपीयरेंस से क्या करना है? जी, तो ये कम से कम व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र में तो रह लेगा, सत्र अटेंड किया, लोगों को मिल ले। जी। यहाँ तो जनता ही नहीं आ रही है, जी, बिल्कुल। सत्ता पक्ष के पास ही नहीं आ रही है, तो विपक्ष के पास तो उनको पता ही है कि क्या हुँ। हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश में ऐसी परिस्थितियाँ कभी हुई नहीं आज से पहले और ये कोई पार्टी की भी बात नहीं है, ये प्रदेश हित की बात है कि राजनीतिज्ञों को इन चीज़ों को देख कर के बहुत गंभीर होना होगा इन विषयों के बारे बजट को देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ कि बढ़ने की बजाय बजट घटाया गया। तो इस पे आपकी क्या राय है? मैं तो आज भी किसी से कह रहा था कि जब झूठ ही बोल रहे थे शुरू से, तो इस बार जो बचा था पैमाना, उसको छलक देने देते और झूठ कह देते, कौन पूछ रहा है? लेकिन ये एक तरह से आप ये कह लीजिए इसको कि ये पोस्चरिंग है कि मैं तो बड़ी गंभीर परिस्थितियों में था, लेकिन फिर भी देखो मैं कर रहा हूँ। तो मेरा ही प्रश्न था कि आपको केंद्र से 3 वर्षों में कितना पैसा आया? लगभग 44,000 करोड़ रुपया आया, तो उसका किया क्या आपने? तो आपको वहाँ से तो कमी नहीं है, अभी जो है और पैसा आया है हिल स्टेट्स के उसके माध्यम से लगभग 3,900 करोड़। उसका क्या करेंगे? कोई जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें बहुत बड़ी कमी है, जो पैसा जिस चीज़ के लिए आ रहा है वहाँ लग नहीं रहा है। जो सेस लोगों से वसूला जा रहा है, उस सेस का पैसा जो जिस चीज़ के लिए सेस लगा है, अगर मिल्क सेस है, तो वो पैसा मिल्क फेड को जाना चाहिए था कुछ तो उसमें से। अब ऐसे ही अन्य सेस है, तो जब वो पैसा वहाँ जा नहीं रहा और वो पैसा आप रोटेट करके कहीं और लगा दे रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, तो उस वित्तीय कुप्रबंधन के चलते ऐसी परिस्थितियाँ जो है वो प्रदेश के अंदर पैदा हुई हैं और ये घटाया भी इसलिए है कि भई आरडीजी हमें नहीं मिली। तो भाई आरडीजी सिर्फ़ आपकी तो बंद नहीं हुई और ये तो 13वें वित्त आयोग से स्पष्ट था कि आहिस्ता-आहिस्ता राज्यों की, देश के सभी राज्यों की आरडीजी बंद होगी और आपको ये पता था कि इस बार ऐसा होगा, लेकिन आपने इंतज़ार किया। क्योंकि ठीक है, अब राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति करेंगे, लेकिन विचार आपको इस प्रदेश का भी करना चाहिए था। कई बार समय में आप इतना पीछे चले जाते हैं कि उसके बाद जो दूसरा आएगा, उसको भी कठिनाई तो आएगी पटरी पर लाते-लाते, कोई आसान काम नहीं है। और सिर्फ़ एमएलए के लिए एमएलए बन जाना, मंत्री के लिए मंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री बन जाना ही काफ़ी नहीं है। उस पद के साथ आपको न्याय भी तो करना है, उसको जस्टिफ़ाई भी तो करना है। आपने आस-पास के देशों में देख लिया है, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ।
तो वहीं तक नहीं रहेगा ये। कितनी सीमा तक लोग इंतज़ार करेंगे? कब तक देखते रहेंगे कि ये जो है हमारी माँगों को पूरा भी रखेंगे, ऐसा भी करेंगे, हमें जस्टिस मिलेगी। ये तो शुक्र मनाइए कि पहाड़ी प्रदेश है, शांत प्रदेश है और ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन नहीं होंगी ऐसा भी नहीं है। जी। तो इसलिए मैं इन्हीं को नहीं कह रहा, मैं सभी को कहता हूँ कि राजनीतिज्ञों को भी समय रहते समझ जाना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है और उस तरफ विचार करना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।